हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूस ने मार गिराए यूक्रेन के 5 घुसपैठिए, जिसके बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन से निकलने को कहा है। दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन ने जवाब दिया और बमबारी करके उड़ा दी रूस की बड़ी सीमा चौकी। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को लेकर। इसी बीच बताएंगे जहां पर यूक्रेन पर आज सबसे बड़ा हमला करेगा रूस। जी हां, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने किया है सबसे बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है पेंटागन ने दोस्तों, और आपको बताएंगे जहां पुतिन ने युद्ध को लेकर बुला ली है सबसे बड़ी इमरजेंसी बैठक। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे जहां कंगाल पाकिस्तान को आई भारत की याद, कहा पड़ोसी देश के साथ व्यापार के समय की है जरूरत। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे इसी बीच जहां पर अखिलेश यादव के खिलाफ सैफई में मामला दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों बताएंगे किस केस में, साथ ही बताएंगे जहां उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अखाड़ा परिषद ने कस ली है अपनी कमर। हिंदुत्व की रक्षा करने वाली बीजेपी मांगेगी वोट। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अमित शाह ने अब हिजाब विवाद पर अपनी राय रखी है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा अमित शाह जी ने। इसी बीच दोस्तों हर तरह की हम आपको जानकारी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ रूस ने मार गिराए यूक्रेन के 5 घुसपैठिए। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत निकलने को कहा। जी हाँ, क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। रूस ने सोमवार को आरोप लगाया है कि यूक्रेन की ओर से दागे गए एक गोली से उसकी एक सीमा चौकी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जी हाँ, हालांकि उसके किसी जवान की इसमें जान नहीं गई दोस्तों, जिसके बाद रूस की खुफिया सिक्योरिटी सर्विस FSB ने कहा कि यूक्रेन की ओर से दागा गया एक गोला रूस के रोस्तोव क्षेत्र में गिरा। इससे बॉर्डर पर बनी रूस की एक सीमा रक्षक चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई। रूस ने यह भी कहा कि यूक्रेन के हथियार बंद दस्ते ने उसकी सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसके जवाब में हुई फायरिंग में यूक्रेन के 5 घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। दोस्तों उधर रूस यूक्रेन के बीच हालात बिगड़ते हुए देख अमेरिका ने यूक्रेन में रह रहे अपने सभी नागरिकों को तुरंत वहां से निकलने की बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञात हो कि पश्चिमी देशों को डर है कि हाल के हफ्तों में यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिकों का जमावड़ा एक आक्रमण का संकेत है। इन देशों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो वे मॉस्को के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि रूस आक्रमण की किसी भी योजना से इनकार करता आया है दोस्तों, लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन पर आज हमला करेगा रूस। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसका सबसे बड़ा दावा किया है। आपको बता दें पिछले कुछ समय से पश्चिमी मीडिया और कुछ हाई रैंकिंग अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स में 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक की तारीखों का अनुमान लगाया गया था। सोमवार को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया कि रूस आज यूक्रेन पर हमला कर सकता है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि कूटनीति के लिए अभी भी समय है। जी हाँ दोस्तों, जब पेंटागन ये दावे कर रहा है उसी वक्त पुतिन क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन संकट को खत्म करने के लिए शांति योजना की कोई संभावना नहीं है। यानी कि दोस्तों रूस ने खुद कह दिया है कि यूक्रेन संकट को हम शांति से नहीं खत्म कर सकते। यानी कि दोस्तों रूस कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्शन जरूर लेगा दोस्तों। युद्ध की पूरी संभावना है कि आज रात वो हमला जरूर करेगा, ऐसा पेंटागन ने दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। आपको बता दें इस चीज को लेकर पुतिन ने अभी इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। दोस्तों आपको बता दें अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यह दावा तब हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने पर विचार विमर्श करने के लिए सोमवार को शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई। राष्ट्रपति की सुरक्षा परिषद की बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई दोस्तों जब पश्चिमी देशों का इस बात का डर है कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है और वो पूर्वी
यूक्रेन में झड़पों को हमले करने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दोस्तों हमने आपको दी है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस रात यानी आज रात ये बड़ा हमला करेगा दोस्तों, देखते हैं आखिर क्या होता है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर अब पाकिस्तानी नेताओं के बदल गए सुर, कंगाल पाकिस्तान को आई भारत की याद, कहा पड़ोसी देश के साथ व्यापार समय की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद व्यापारिक रिश्ते खत्म कर चुके पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत की याद आई है। कंगाली के हालात से जूझ रहे पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते समय की जरूरत है, इससे दोनों देशों को फायदा होगा। पाकिस्तान का ये बयान तब आया है जब पाकिस्तानी पीएम इमरान खान पहली बार रूस के दौरे पर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार अब्दुल रज़ाक दाऊद ने व्यापार, निवेश और उत्पादन पर बात करते हुए भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार हर किसी के लिए फायदेमंद है, खास तौर पर ये पाकिस्तान के लिए लाभदायक है, इसलिए इसे तुरंत शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के साथ व्यापार शुरू करने के समर्थन में हूँ। इससे पहले पाकिस्तान का बयान सामने आया था कि कश्मीर में धारा 370 शुरू किए जाने तक वो भारत के साथ व्यापार शुरू नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों बदल गए हैं पाकिस्तान के सुर? बता दें पाकिस्तानी पीएम इमरान खान जल्द ही रूस का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गैस पाइपलाइन बिछाने को लेकर चर्चा होगी। अब्दुल रज़ाक भी कह चुके हैं कि रूस पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन बिछाना चाहता है। दरअसल रूस व मध्य एशिया के देशों से पाकिस्तान होते हुए गैस पाइपलाइन भारत तक जाती है, तो पाकिस्तान को इसके बदले मोटा पैसा मिल सकता है। दोस्तों यही कारण है कि अब भारत के साथ पाकिस्तान व्यापारिक रिश्तों को ठीक करना चाहता है। दोस्तों अब्दुल रज़ाक ने कहा कि मध्य एशिया के देशों के साथ भी व्यापार को शुरू करना चाहिए। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फायदा दोस्तों पाकिस्तान लेने वाला है, इसीलिए समय की जरूरत की बात कर रहा है दोस्तों। और भारत के सामने अब उसके सुर बदल गए हैं दोस्तों। ऐसे में क्या भारत को अलर्ट हो जाना चाहिए दोस्तों, या फिर पाकिस्तान के साथ व्यापार में मदद करनी चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता की क्या राय है, क्योंकि आखिर पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन ही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां ड्रैगन का असली चेहरा आया सामने। चीनी कर्ज में फंसा श्रीलंका भारत से बढ़ा रहा है करीबियां, $2.5 अरब की मिली मदद। जी हाँ दोस्तों, चीन की तरफ से $4.5 अरब के कर्ज को चुकाने से राहत नहीं मिलने से आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को भारत की $2.5 अरब की मदद से बड़ी राहत मिली है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और पीएम महिंदा राजपक्षे कई वर्ष से चीन को श्रीलंका का सबसे अहम दोस्त साबित करने में जुटे थे, लेकिन जब चीन ने असली रंग दिखाना शुरू किया तो उन्हें भारत तारणहार नजर आ रहा है। नतीजे में अब श्रीलंका भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है दोस्तों। 17 जनवरी को श्रीलंका आए चीन के विदेश मंत्री वांग ई से गोताबाया ने कर्ज माफ करने की गुहार लगाई। चीनी विदेश मंत्री ने बहुत चतुराई से राष्ट्रपति के अनुरोध को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि श्रीलंका इन अस्थायी कठिनाइयों को जल्द दूर करने में सफल होगा। हालांकि चीन ने कर्ज के पुनर्गठन पर विचार का आश्वासन दिया था। जी हाँ, बहरहाल फिच रेटिंग्स और मूडीज ने श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, जिससे श्रीलंका की वैश्विक कर्जदाताओं से कर्ज लेने की क्षमता बदतर हो गई है दोस्तों। ऐसे में भारत के सामने अब श्रीलंका हाथ फैला रहा है दोस्तों, लेकिन भारत ठहरा दानवीर और भारत किसी की भी मदद करने से नहीं चूकता, चाहे वो भारत का दुश्मन ही क्यों ना हो। जिसके बाद भारत ने श्रीलंका को $2.40 अरब की सहायता राशि प्रदान की है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी भारत के एक्शन को लेकर दोस्तों? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर क्या आतंकवाद का मददगार बना रहेगा पाकिस्तान या निकलेगा ग्रे लिस्ट से बाहर? सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद के वित्त पोषण और उससे जुड़े मुद्रा शोषण मामलों पर निगरानी व कार्रवाई करने वाले वैश्विक संगठन FATF की सोमवार से पेरिस में बैठक शुरू हो रही है दोस्तों। सभी की निगाहें इस बात पर लगी हुई है कि आखिर इस बैठक में पाकिस्तान संगठन की ग्रे सूची में बना रहेगा या बाहर निकल सकेगा। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की साधारण सभा और वर्किंग ग्रुप की बैठक कल से शुरू हो गई है दोस्तों। पाकिस्तान को इस बैठक से बहुत बड़ी उम्मीद है, वो
इस आतंकवाद विरोधी वैश्विक संगठन की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, उसकी उम्मीद पूरी होगी या उस पर पानी फिर जाएगा, ये कुछ घंटों में ही साफ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाएगा दोस्तों पाकिस्तान, या फिर उल्टा उसको ब्लैक लिस्टेड ही होना पड़ेगा? आप लोग राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन की सीमाओं पर घेरा सैटेलाइट में दिखा रूस का मूवमेंट, आगे बढ़ रही है सेना और तोपे। जी हाँ दोस्तों, रूस की सेनाओं की गतिविधियां जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, उससे ये साफ लग रहा है कि जंग अब दूर नहीं। आपको बता दें कि सैटेलाइट तस्वीरों में चौंकाने वाला सच सबके सामने आया है दोस्तों। दरअसल यूक्रेन की सीमा के पास शुरू सैनिक का मूवमेंट बढ़ गया है। यहाँ बख्तर बंद वाहन, तोप खाने, टैंक और सैनिक लगातार आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की सीमा से 35 किलोमीटर की दूरी सोलोटी गैरिसन के उत्तर पूर्व में रूसी सैनिकों की गाड़ियों का काफिला राइफल बटालियन की आवाजाही देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, सोलोटी के पास दक्षिण की ओर बढ़ रही बख्तर बंद बटालियन भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं पूरा इंतजाम है युद्ध को लेकर। अगली खबर की बात करें, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, हंदवाड़ा पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी, रजवार इलाके से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है दोस्तों। यहाँ के रजवार इलाके से पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इस मामले में अभी ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है दोस्तों। दरअसल घाटी में आतंकियों की ये नापाक साजिश लगातार बढ़ती जा रही है। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के खिलाफ कई स्तरों पर अभियान चला रही है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के सफाई में जुटे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ी खबर है ये। ऐसे में हंदवाड़ा पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पर तिल मिलाया चीन, ऑस्ट्रेलिया विमान पर लेजर हमले के दावे को बताया गलत, कहा गलत जानकारियां फैलाना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, चीन ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के उस दावे पर सवाल उठा दिए हैं जिसमें कि एक चीनी युद्धपोत ने उसके निगरानी विमान को लेजर से निशाना बनाया था। चीन ने कहा है कि ये आरोप तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना को एक सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर घटना बताया था और कहा था कि इस तरह के कृत्य लोगों की जान खतरे में डाल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोमवार को कहा कि हमने चीनी सरकार से उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो नेवी की ओर से पिछले सप्ताह की गई इस खतरनाक और लापरवाह हरकत के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि ये डराने धमकाने की कोशिश जैसा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां क्या ओमिक्रॉन BA.2 से आएगी कोरोना की अगली लहर? बता दे कोविड टास्क फोर्स ने क्या दिया इसका जवाब। दरअसल कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन BA.2 को लेकर दुनिया में बढ़ती चिंता के बीच नेशनल IMA कोविड टास्क फोर्स के को चेयरमैन डॉक्टर राजीव जयदेवन का एक अहम बयान सामने आया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन BA.2 अपने पिछले वेरिएंट से ज्यादा तेजी से तो फैलता है, लेकिन ये उन लोगों को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है जिन्हें ओमिक्रॉन की लहर के दौरान पहले से ही कोरोना हो चुका है। उन्होंने ये बात ऐसे समय पर बताई है दोस्तों जब कुछ वैज्ञानिक इसे डेल्टा से भी ज्यादा घातक और बेहद तेजी से फैलने वाला वायरस बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अखिलेश यादव के खिलाफ सफाई में हुआ मामला दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का लगा बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आचार संहिता के नियम तोड़ने के आरोप में बड़ा मामला दर्ज कर लिया गया है दोस्तों। तीसरे चरण के मतदान के दौरान सपा प्रमुख ने अपने गृह क्षेत्र इटावा जिले के सफाई में मीडिया कर्मियों से बात की थी। चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। चुनाव आयोग के मुताबिक जिले में धारा 144 भी लागू है। इसके तहत एक जगह लोगों के अधिक संख्या में जुटने पर भी रोक है। ऐसे में मतदान केंद्र के अंदर सपा नेता का मीडिया से बात करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है दोस्तों। उप जिलाधिकारी इटावा की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि आदर्श आचार संहिता के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा
130 और सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन हुआ है। जी हाँ, आरोप है कि रविवार को यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में सपा मुखिया अखिलेश यादव सैफई के अभिनव उच्च प्राधिकरण विकास में बने मतदान केंद्र पर वोटिंग करने पहुंचे थे। इस दौरान पोलिंग बूथ में जाने और वापसी के समय अखिलेश ने बड़ी संख्या में मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी, जो कि चुनावी आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। दोस्तों, आप कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट सैफई का ये जिलाधिकारियों का दोस्तों नोटिस देख पा रहे होंगे। क्या कहते हैं आप लोग? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। जिस नेता को इतनी जानकारी ना हो दोस्तों, वो क्या ही मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या कहते हैं आप लोग? जवाब जरूर दीजिएगा। और अगली खबर की बात करें, जहाँ यूपी चुनाव के लिए अखाड़ा परिषद ने कसी कमर हिंदुत्व की रक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। मौजूदा बीजेपी सरकार की बात की जाए तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की रक्षा करने वाली पार्टी है। इस कड़ी में विधानसभा चुनाव के लिए साधु संत ने भी मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से मठों, मंदिरों और महामंडलेश्वर को व्हिप जारी कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, संतों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, जिससे इंजीनियरिंग और प्रबंधन में माहिर संतों की टोली को जोड़ा गया है। ये संत भाजपा के पक्ष में प्रचार करने निकले हैं। दोस्तों, इसमें अखाड़ा परिषद के संतों से लेकर जूना अखाड़ा और दंती बाड़ा, आचार्य बाड़ा के भी संत शामिल है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? क्या इनका ये स्टेप्स बिल्कुल सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ हिजाब विवाद पर बोले अमित शाह, कहा शिक्षण संस्थान में सभी धर्म के छात्रों को ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हिजाब विवाद को लेकर देश भर में मचे घमासान के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, अमित शाह ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो किसी भी धार्मिक पोशाक को स्कूल या किसी शिक्षण संस्थान में पहनने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि वो स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने वाले छात्रों के पक्ष में है, लेकिन अभी ये मामला हाई कोर्ट में, इसलिए कोर्ट जो भी फैसला करेगा वही सभी लोगों को मान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह ने कहा यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि सभी धर्म के छात्रों को शिक्षण संस्थान में ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को आस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि अब इस मामले में कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सभी को स्वीकार करना होगा। अमित शाह ने कहा है कि हमें यह तय कर लेना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा, इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय केवल अदालत के निर्णय तक रहती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमित शाह जी के इस बात का क्या समर्थन करेंगे दोस्तों? कितने भाई बहन मानते हैं कि स्कूल हो या कोई भी शिक्षण संस्थान हो, उनमें ड्रेस कोड ही चलना चाहिए, सबको एक ड्रेस में पहनना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म या जाति का हो दोस्तों, उसको एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए ताकि स्कूल में सब पढ़ने आए, कोई राजनीति करने ना आ सके। जी हाँ दोस्तों, कितने भाई बहन इस बात को मानते हैं वो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा कि सेम ड्रेस कोड होना चाहिए। जो नहीं मानते हैं वो कारण जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां मायावती को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, खत्म नहीं हुई है बसपा, मुस्लिम वोट भी मिलेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के बीच सत्ताधारी भाजपा मायावती और उनकी पार्टी बसपा पर नरम रुख इख्तियार करती नजर आ रही है। दोस्तों, दरअसल इस बार के चुनावों में कहा जा रहा है कि यूपी में मुख्य लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है। ऐसे में 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि वे ज्यादा आक्रामक होकर चुनावी मैदान में नहीं उतरी है। हालांकि इसको लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मायावती ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है, उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट जरूर मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि जाट अब वोट बसपा के साथ रहा है। जी हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों बीएसपी पार्टी को लेकर? कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। बात कर अगली खबर की, जहां बनारस में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अशफाक ने खुद को बताया राम का वंशज, बयान हो रहा है वायरल। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रत्याशी अब कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्लू ने मीडिया के सामने भाजपा पर एक तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि आप कहते हैं जय श्री राम, पर हम भी श्री राम के वंशज हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अशफाक ने कहा कि
पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और भाजपा के खिलाफ माहौल है। भाजपा बस हिंदू मुसलमान की बात करती है, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। कहा कि जनता भाजपा से ऊब चुकी है और इनको झूठ से त्रस्त हो गई है, इसीलिए इस बार उत्तर प्रदेश में हर हाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ बता दें कि शहर उत्तरी में भाजपा प्रत्याशी राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के खिलाफ सपा ने अशफाक अहमद डब्लू को उतारा है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात अशफाक ने जो कही है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा कहती है जय श्री राम, लेकिन हम भी श्री राम के वंशज, यानी कि दोस्तों अशफाक अहमद डब्लू ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इन्होंने भाजपा का विरोध नहीं बल्कि भाजपा का ही सपोर्ट कर दिया है दोस्तों। और इनका ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, राय सुझाव जरूर दीजिएगा अपनी। अगली खबर की बात करें जहां पर अनुराग ठाकुर ने साधा प्रियंका गांधी पर सीधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी का भी आतंकवाद से बताया कनेक्शन। जी हां, इन दिनों अनुराग ठाकुर राजनीति में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। हाल ही में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया है। अनुराग ने कहा कि समाजवादी पार्टी बम धमाकों पर भी चुप रही ही, इससे सबको नजर आ रहा है कि इनके तार आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनुराग ने कहा कि आतंकवाद पर बात करना फिजूल की बात है। ऐसा कहकर प्रियंका गांधी शहीदों का अपमान कर रही है, देश के लोगों का अपमान कर रही है, इसलिए यूपीए की सरकार में आतंकवाद फैल रहा था। उन्होंने आगे कहा कि बुंदेलखंड में हमने पहले भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ हवा चलती है और समाजवादी पार्टी और बसपा की सफाई होती है। यानी कि दोस्तों बहुत बड़ी बात अनुराग ठाकुर ने कह दिया है दोस्तों। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देखिए अहमदाबाद बम धमाकों पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, समाजवादी पार्टी भी चुप रही और सबको नजर आया कि सपा के तार आतंकवाद से जुड़े हैं। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने हाल ही में कहा है कि आतंकवाद और राष्ट्रवाद फिजूल की बात है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर तीसरे चरण में करहल से साइकिल बंगाल की खाड़ी में पहुंच गई। जी हां, उन्नाव में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, उन्होंने मंच से विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तीसरे चरण में करहल से साइकिल बड़ी बंगाल की खाड़ी में पहुंच गई है। दरअसल चुनाव के लिए सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी है, लेकिन देर शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुद उन्नाव की 3 सीटों को साधने के लिए अंतिम ताकत झोंक दी है। जी हां दोस्तों, मंच पर पहुंचते ही उनका पदाधिकारियों और प्रत्याशियों ने जमकर स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने संबोधन के दौरान सभा पर जमकर हमला बोला है और मौजूद लोगों से भाजपा को जिताने के लिए कमल का बटन दबाने की अपील किया। क्या लगता है दोस्तों आपको, किसकी सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में, कौन होगा मुख्यमंत्री? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मौलाना कल्बे जवाद ने भाजपा के लिए की अपील, बोले जो दंगे फसाद रोक सके उसको वोट दे जनता। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ शिया धर्मगुरु और इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने जनता से उस पार्टी को वोट देने की अपील की है जो दंगा फसाद रोकने में सक्षम हो। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मौलाना जवाद ने नाम लिए बिना कहा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी हमदर्द समझी जाने वाली पार्टी ने शिया कौम के एक शख्स को टिकट देने के बाद वापस लेकर कौम का अपमान किया। जी हां दोस्तों, रविवार को वायरल हुए वीडियो में मौलाना जवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की तारीफ करते हुए नजर आए। योगी सरकार की तारीफ करते हुए मौलाना जवाद ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिया कौम की काफी मदद की है, ऐसे में हमें उन्हें वोट करना चाहिए जिसने हमारी मदद की है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चारा घोटाले में लालू यादव को 5 साल कैद की सजा और लगाया गया 60 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के केस में आरजेडी प्रमुख सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई ने 5वें चारा घोटाला मामले में 5 साल की कैद की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, इस पर आपकी अपनी निजी राय क्या होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम खबर की बात करें, जहां आईएमडी ने जारी किया भारी अलर्ट, 25 फरवरी तक इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। जी हां दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग बोले तो आईएमडी ने सोमवार को अगले कुछ दिनों के दौरान कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने अपने दैनिक अपडेट में कहा है कि 22 से 24 फरवरी
जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।